नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि आरआरबी क्लर्क या फिर पीओ में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी का मेल कब आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई हुई थी। आज ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, चाहे वो आरआरबी क्लर्क के लिए हो या फिर आरआरबी पीओ के लिए हो। तो एक एक चीज को वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनको गाइड भी करता हूं, तो आप भी जुड़ सकते हो। और जो भी डाउट्स रह गया है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जो भी मेल मुझे आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्लर्क का और पीओ का, मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, वो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्लर्क का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिया है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट में है प्रोसीजर प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन के टाइम में आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना है। तो पहला पॉइंट है ए नंबर में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल इंक्लूडिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, योर डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ योर एज, बोथ डिग्री एंड मार्कशीट। यानी कि आपको अपना जो भी एकेडमिक का 10th-12th का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाना है। बी पॉइंट में है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर अभी कहीं आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना है। सी पॉइंट में है सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये भी एम्प्लॉयर के लिए है। डी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो, ये वैलिड होना चाहिए और ये 1 साल पुराना होना चाहिए, लेटेस्ट 1 साल का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 28 फरवरी 2024 को अगर आप ओबीसी एसटी एससी का सर्टिफिकेट अगर जमा करने जा रहे हैं, 28 फरवरी 2024 को अगर आपका डीवी है, तो 28 जनवरी 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ के पूछ सकते हैं। ई पॉइंट में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। एफ में है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए है। जी पॉइंट में है कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि आपको 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ का और एक पोस्ट कार्ड साइज़ का, जो कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। जो आपने जब आईबीपीएस का फॉर्म डाला था उस समय जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वो फ़ोटो बेटर होगा। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, टू साइन डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी, डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल एंड डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको आपके ईमेल आईडी के साथ अटैच मिलेगा, या फिर बैंक आपको इंटीमेट करेगा कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि एक फॉर्म होगा वो आपको डाउनलोड करना होगा बैंक के साइट से, या फिर ईमेल के साथ अटैच मिलेगा। वहाँ पे ये फॉर्म होगा फिडेलिटी और सिक्रेसी का, उसको फॉर्म फिल करके साइन कर देना है। फोर्थ नंबर पे है टू फर्निश नेम्स ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन प्रिफरेबली नोन टू द बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू यू फॉर रेफरेंस। यानी कि 2 विटनेस चाहिए होती है, आपके आस पड़ोस के लोग जो आपके रिश्तेदार नहीं हो, पड़ोसी हो जो आपको जानते हो, ये जो है 2 विटनेस जमा करना पड़ता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी इस तरह का इंस्टेंस हो तो वो बैंक दोनों से पूछताछ करे। हालांकि ये ऐसा पूछताछ वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जमा करना होता है, जो 2 आस पड़ोस के लोग जो आपके काफ़ी करीबी है, जो आपको जानते हो। ठीक है, वो उसका भी ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका फॉर्म आता है। ठीक है, बैंक अलग अलग फॉर्म आपके ईमेल के साथ आपको भेजेगी, या फिर बैंक के साइट पे जाके आपको डाउनलोड करना होगा। वो सारी चीज़ें बैंक आपको बताएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। 5th नंबर पॉइंट में क्या है कि इफ़ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटी, यानी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से रेजिग्नेशन देना होगा, एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, यानी कि जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उस ऑर्गेनाइजेशन से लेना होगा जहाँ से आप रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर पॉइंट क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर आर रिकॉर्ड। मतलब जो भी सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, चाहे वो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो,
उस पर आपका साइन होगा। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप खुद का साइन करेंगे और उसके बाद बैंक में जमा करेंगे। टू प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन ऑफ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे प्लेट ऑफ योर चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। कुछ बैंक क्या करते हैं, मतलब जैसे ये तो आरआरबी अलग अलग स्टेट्स का है, तो कुछ बैंक क्या करते हैं वो खुद से आपको अलॉट करेंगे कि हाँ आपको इस हॉस्पिटल में, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाके करवाना है। कुछ बैंक जो है वो आपको बोलते हैं कि आप कहीं से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, और उसके बाद उसमें साइन जो है वो सिविल सर्जन का होना चाहिए। सिविल सर्जन एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, वो बैठता है कहीं पे, आपको उनका साइन लेना है, हमने भी लिया था। और एक्सरे प्लेट आपके जो चेस्ट है वो, और एक तो रेडियोलॉजी का रिपोर्ट। तो ये एक्सरे प्लेट या फिर रेडियोलॉजी का जो रिपोर्ट है ये आप सबमिट नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि आप लेके जाएं। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट में सिविल सर्जन का साइन जरूरी है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको ईमेल के साथ जब डीवी के लिए मेल आएगा उसके साथ आपको अटैच करके बहुत सारे फॉर्म दिए जाएंगे, उसी में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी फॉर्म होगा, या फिर बैंक के साइट पे जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, वो बैंक आपको बता देगी मेल के थ्रू। और फिर उस जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होगा उस पर आपको ये सब करवाना है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट पे देखते हैं, 2 sets of attestation form with photograph affixed on each form for verification for your character and antecedent from the police authorities। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको 2 फॉर्म जमा करना है, अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें आपके कैरेक्टर के बारे में या फिर पुलिस अथॉरिटी से आपको साइन करवाना है, ठीक है। वो भी आपको बैंक जब ईमेल भेजेगा उसमें मिलेगा। 9th नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब एक फॉर्म होगा, उसमें लिखा होगा कैरेक्टर, मतलब कि ये जो पर्सन है इसको मैं इतने दिन से जान रहा हूँ, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये एक फॉर्म आता है, वो भी आपको ईमेल में मिलेगा साथ में। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, जिसमें से एक प्रिंसिपल या फिर कॉलेज जो कि आपने लास्ट में अटेंड किया उनसे आप करवा लेना, ठीक है। कॉलेज या स्कूल से, स्कूल तो नहीं, कॉलेज से जब आप लेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो फॉर्मेट अलग हो सकता है, मतलब वो आपको अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, आप जो फॉर्मेट ले जाएंगे उसमें नहीं देंगे, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आप इससे करवा लेना किसी बैंक के मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से, या फिर मेडिकल ऑफिसर से, जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं उनसे एक बनवा लेना। एक पुलिस ऑफिसर से यानी कि एसपी से बनवा लेना, ऑनलाइन बन जाता है। तो एक आपके स्कूल कॉलेज के थ्रू हो गया, इंस्टीट्यूट जो आप पढ़े थे, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाएगा। एक आप मेडिकल ऑफिसर बनवा लेना किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से, और एक आप बना लेना एसपी से ऑनलाइन वाला। तो ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। 10th नंबर पॉइंट क्या है कि आपको एक सर्विस अग्रीमेंट देना है ऑन नॉन जुडिशियल स्टैंप एडहेसिव स्टैंप ऑफ 1000 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये का स्टैंप आता है। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ऑफलाइन भी। अब आप देख लेना, आप पता कर लेना, आपके जो भी कचहरी, कोर्ट कचहरी होगा आपके सामने, वहाँ पे जाके आप इसको शो करना, और वहाँ पे आपको 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर मिलेगा, और फिर आप उसको अग्रीमेंट के रूप में जमा कर सकते हो। ये भी आपको बैंक इंटीमेट कर देगी। 11th नंबर पॉइंट क्या है कि इंडेमनिटी बॉन्ड भी आपको बनाना है 1000 रुपये का, ठीक है। ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है कि अगर आप बैंक छोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा देना होगा। तो क्लरिकल के टाइम पे किसी बैंक में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, ऑफिसर के लिए 2 लाख है, ठीक है। तो ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आइडिया, मैंने आपको मोटा मोटी दे दिया है, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट में 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें यही रहती है। और ये क्लर्क और पीओ दोनों के लिए ये चीज़ सेम है। अब जो डिफर करती है जो चीज़ है वो है आपका बॉन्ड अमाउंट, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लरिकल पोस्ट के लिए बॉन्ड अमाउंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले छोड़ते हैं, 1 साल तक, तो आपको 50,000 रुपीज़ बॉन्ड अमाउंट देना होगा। लेकिन सिर्फ 50,000 ही नहीं देना होता है, एक्चुअली 50,000 प्लस 1 मंथ की सैलरी वो बाद में पता चलता है, क्योंकि मैंने जब ग्रामीण बैंक छोड़ा था तो मैंने 50,000 रुपीज़ दिया था और 1 मंथ की सैलरी भी दी थी, तो ऑलमोस्ट 85 से 86,000 रुपीज़ मैंने दिया था। यहाँ पे सिर्फ 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन 35,000 आपको और भी देना होता है, यानी कि 1 मंथ की सैलरी देनी होती है अगर आपने 1 साल के पहले बैंक छोड़ा तो। और वो लोग क्या करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट रख लेते हैं डीवी के बाद,
और जब 1 साल पूरा हो जाता है तब आपको वो डॉक्यूमेंट वापस करते हैं। ये वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप बैंक छोड़ के जाएँ नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ग्रामीण बैंक छोड़ देते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी जब उनको मिलती है। तो 50,000 प्लस 1 मंथ का सैलरी, ये आपको बॉन्ड अमाउंट वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लर्क का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो 17,900 बेसिक है, साथ में ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट, एक्चुअली ये 19,900 बेसिक होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट ये 17,900 में ऐड हो जाता है। 19,900 एक्चुअली बेसिक है, लेकिन यहाँ पे बाइफरकेट करके दिया हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 19,900 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी होगी, साथ में सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस होंगे, डियरनेस अलाउंस होंगे, हाउस रेंट अलाउंस होंगे। ये सब मिला के आपकी सैलरी जो होगी वो 37-38,000 बनेगी। हालांकि 12 बाय पटेट सेटलमेंट के बाद ये सैलरी बढ़ जाएगी, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको चेंज मिलेगा। ये पुराना वाला सैलरी है। बढ़ के सैलरी कितनी होगी ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको आप देखना, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। अब चलते हैं ऑफिसर के बॉन्ड अमाउंट और सैलरी पे। तो ये रहा ऑफिसर का बॉन्ड अमाउंट, 2 लाख रुपया आपको पेमेंट करना है। क्लरिकल के केस में 50,000 रुपया था और 1 साल का ड्यूरेशन था, लेकिन ऑफिसर के केस में, पीओ के केस में आपको 2 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा अगर आपने 3 साल से पहले बैंक छोड़ा तो इसमें भी वही है कि बैंक डीवी के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, और जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देते हैं। लेकिन अगर ये 3 साल के बीच में किसी भी कारण से अगर आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो आपको 2 लाख रुपए पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप ले सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। ये है ग्रामीण बैंक का प्रोसीजर। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये भी आपको बैंक के ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होगा वहाँ पे ये इंडेमनिटी बॉन्ड का एक पूरा पेज होता है, 2-3 पेज का बॉन्ड होता है, जो कि आपको बनवाना पड़ता है कोर्ट में जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने एक मोटा मोटी अंदाज़ा आपको बता दिया कि ऐसा आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और अब चलते हैं सैलरी की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीओ की सैलरी जो बेसिक है वो 36,000 रुपीज़ है। उसके बाद आपको डीए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा। तो टोटल जो सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 64,000 रुपीज़, और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 55 से 56,000। हालांकि मैं फिर ये बात करूंगा कि ये पुरानी सैलरी है पिछले साल की। अभी 12 बायपेटेट सेटलमेंट के बाद ये सैलरी आपको बढ़ के मिलेगी। तो ये बेसिक जो आपको 36,000 दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 46 या 48,000 होगा, और आपकी सैलरी जो कि 64,000 ग्रॉस बन रही थी वो 76,000 होगी। तो और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा सैलरी वाला पार्ट, वो आप देख लेना इसके बाद वाला वीडियो में। तो ये ओवरऑल वीडियो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। मैंने कोशिश किया है कि प्रॉपर वे में आपको बताऊं, और अगर कोई भी चीज़ छूट गया हो या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप फिर भी मतलब कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब सही से नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।